धुरंधर द रिवेंज और राष्ट्रवादी हिंसा के खतरे ऐसी फिल्में एक नए प्रकार के भारतीय नागरिक के निर्माण को सक्षम कर रही हैं जिसमें संकीर्ण रूप से परिभाषित राष्ट्रवाद ही एकमात्र गुण है और वह हिंसा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धुरंधर के दूसरे भाग के साथ ऐसा लगता है जैसे निर्देशक आदित्य धर अपने आलोचकों को गलत नहीं बल्कि सही साबित करना चाहते थे। पहले भाग के समय उन कुछ आलोचकों के खिलाफ भारी प्रतिक्रिया हुई थी जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार कहा था। अब कट्टर प्रशंसकों के लिए भी यह नकारना मुश्किल है कि इसका सीक्वल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब राजनीतिक संदेश सूक्ष्म नहीं रह गए हैं। यह प्रोपेगेंडा कई हॉलीवुड फिल्मों की तरह राष्ट्र के पक्ष में नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के पक्ष में है, जो राष्ट्र और दल को एक ही सांचे में ढाल देता है। फिर भी प्रोपेगेंडा से भरी बॉलीवुड की वर्तमान जलवायु में इसे यह लेबल देना कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि धुरंधर जैसी फिल्में एक नए प्रकार के भारतीय नागरिक के निर्माण को सक्षम कर रही हैं, जिसमें संकीर्ण रूप से परिभाषित राष्ट्रवाद ही एकमात्र गुण है और वह हिंसा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। संस्कृति और लोकतंत्र के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। जब मुख्य खलनायक एक बर्बर आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल, जो भारतीयों पर अकथनीय अत्याचार करना चाहता है, उससे उसका पिता कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे लोग इस बार फिर जीतेंगे, है ना? और पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के शपथ ग्रहण के दृश्य चलते हैं, तो यह फिल्म दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को स्पष्ट रूप से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तानी राज्य के सहयोगी के रूप में चित्रित करती है। इतिहास का पुनर्लेखन। जब फिल्म नोटबंदी को पाकिस्तानी जाली मुद्रा के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में चित्रित करती है, तो यह इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करती है। आखिरकार नोटबंदी के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसने न तो आतंकवाद को खत्म किया और न ही काले धन को। 99.3% मुद्रा बैंकों में वापस आ गई थी। इसने विशाल असंगठित क्षेत्र को तबाह कर दिया और भारत की जीडीपी विकास दर को 8.3% 2016 से घटाकर 3.9% 2019 पर ला दिया। एक ऐसी फिल्म के लिए जिसे वास्तविक घटनाओं को दिखाने के लिए सराहा जा रहा है, हकीकत यह है कि इसमें दिखाए गए कई आतंकवादी और गैंगस्टर 2014 से पहले ही मारे जा चुके थे। जैसे जैसे स्पष्ट सैन्यवादी राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए इतिहास को निर्लज्जतापूर्वक फिर से लिखा जा रहा है, फिल्म का अंत सेना के वास्तविक आदर्श वाक्य बलिदान परम धर्म के साथ होता है। यहाँ प्रत्येक पुरुष नागरिक को वह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसे समाजशास्त्री क्लॉस थेवेलिट, जिन्होंने पुरुष कल्पनाओं और नाजीवाद का अध्ययन किया था, सैनिक पुरुषत्व कहेंगे। आखिरकार फिल्म तब बिल्कुल संकोच नहीं करती जब एक मुख्य पात्र अजय सान्याल, अजीत डोभाल की भूमिका में आर माधवन, नायक जसकीरत स्लैश हमजा रणवीर सिंह से कहता है, हम मर्द हैं, हमारा काम लड़ना है, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के लिए। आश्चर्य की बात नहीं है कि 4 घंटे की इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री यलीना सारा अर्जुन को केवल 15 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलता है, जबकि उसका पति राष्ट्र के सभी घावों का बदला लेने निकल पड़ता है। राष्ट्रवाद को प्रदर्शनकारी हिंसा तक सीमित करना। एक वास्तविक सैनिक होना और राष्ट्र के लिए एक प्रतीकात्मक सैनिक होना आपस में जुड़ गए हैं। जसकीरत, एक युवक जिसके पिता और दादा सेना में थे, खुद सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसके पिता और बहन की हत्या कर दी जाती है और एक अन्य बहन का अपहरण कर लिया जाता है। एक विफल सरकार के सामने जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बलात्कारियों और हत्यारों को बचाती है, जसकीरत को 12 अपराधियों को मारने और अपनी बहन को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
लेकिन यदि राज्य का दृश्य चेहरा उसे मृत्युदंड देता है, तो राज्य का अदृश्य चेहरा उसे फांसी के फंदे से बचाता है और उसे राष्ट्र के सैनिक में बदल देता है। अपने परिवार को नष्ट करने वालों और उसकी रक्षा करने में विफल रहने वाली सरकार के खिलाफ गुस्से को अब एक बाहरी दुश्मन देश या बाहरी दुश्मन की सहायता करने वाले आंतरिक दुश्मनों की ओर मोड़ दिया जाता है। जैसा कि जसकीरत घोषणा करता है, पाकिस्तान में जासूस हमजा के रूप में कुछ साल बिताने के बाद उसने अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा छोड़ दी है, क्योंकि उसका एकमात्र जुनून राष्ट्र के दुश्मनों को खत्म करने के कार्य को पूरा करना है। यही वह जादू है जो धुरंधर करती है। संविधान के उन लक्ष्यों, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना जो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करे, से हटाकर राष्ट्रवाद को केवल प्रदर्शनकारी हिंसा के माध्यम से राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने तक सीमित कर देना। अन्य सभी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य इसके सामने गौण हैं। आंतरिक शत्रु। जहां बाहरी दुश्मन बिल्कुल स्पष्ट है, वहीं बाहरी दुश्मन की मदद करने वाले आंतरिक दुश्मन भी वही पुराने परिचित हैं। खालिस्तानी, नक्सली, कश्मीरी उग्रवादी, केरल का पॉपुलर फ्रंट, उत्तर प्रदेश के बूचर खाने, एनजीओ, समाजवादी और विश्वविद्यालय। यहाँ तक कि वैध लोकतांत्रिक असंतुष्टों को भी आतंकवाद का सहयोगी करार दिया गया है। जहां फिल्म यूपी के डॉन अतीक अहमद को पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क की धुरी के रूप में रखती है और दाऊद इब्राहिम को यह कहते हुए दिखाती है कि हमारे लोगों में डर है क्योंकि चाय वाला आ गया है, वहीं यह इस बात का उल्लेख नहीं कर सकती कि बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर कभी दाऊद गिरोह के आतंकवादियों को शरण देने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे, वे सत्ताधारी दल के 5 बार के सांसद थे 2024 तक। यहाँ हिंसा राष्ट्रवादी न्याय की अनिवार्य शर्त बन जाती है। यदि 1970 के दशक के हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन गरीबी और असमानता के खिलाफ व्यवस्था से लोहा लेने वाला एक विद्रोही नायक था जो दृढ़ता से गरीबों के पक्ष में खड़ा था, तो वर्तमान का एंग्री यंग मैन व्यवस्था का नायक है, विशेष रूप से पॉपकॉर्न खाने वाले वर्गों का। वे उसके द्वारा दिए गए हिंसक राष्ट्रवादी न्याय का आनंद लेते हैं, जिसमें हिंदुओं को कायर कहने वाले आतंकवादी को मारते समय जबरदस्ती भारत माता की जय कहलवाना शामिल है। यह फिल्म केवल भीषण हिंसा का चित्रण नहीं करती, बल्कि यह इसे धड़कते हुए संगीत, जिसमें अंग्रेजी हिप हॉप का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है, के साथ एक शानदार मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करती है। हिंसा वह रूप धारण कर लेती है जिसे सांस्कृतिक आलोचक हेनरी गिरोक्स एक ग्लैमरस और फांसीवादी धार कहते हैं। दर्शकों की टिप्पणियां बताती हैं कि फिल्म के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले हिस्सों में जसकीरत द्वारा अपने परिवार के हत्यारों की नृशंस हत्या शामिल थी। यह दिखाता है कि कैसे फिल्में भीड़ तंत्र न्याय के प्रति आम सहमति बनाती हैं, जबकि पुलिस मुठभेड़ों को पहले से ही व्यापक वैधता प्राप्त है। अकथनीय हिंसा। जैसे ही राष्ट्रवाद के एक संकीर्ण रूप का आह्वान किया जाता है, फिल्म यह संदेश देती है कि वास्तविकता में केवल एक ही प्रकार की हिंसा नागरिक क्रोध को भड़काना चाहिए, आतंकवादी हिंसा। जैसा कि निर्देशक राजामौली ने माधवन की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, आपने एक राष्ट्र की लाचारी और हताशा को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया। दैनिक हिंसा के अन्य सभी रूप, ढांचागत हिंसा सहित, जैसे भारी असमानता, शीर्ष 1% भारतीय अब ब्रिटिश राज के अंतिम वर्ष की तुलना में अधिक आय अर्जित करते हैं, वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष होने वाली 10 लाख से अधिक मौतें, स्वास्थ्य देखभाल की कमी के कारण कोविड-19 महामारी में मरने वाले लाखों लोग, धर्म के नाम पर की गई मॉब लिंचिंग, दूषित कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चे इत्यादि नई राष्ट्रवादी सिनेमाई कल्पना में अकथनीय हिंसा बन जाती हैं। दार्शनिक हन्ना आरेंट ने तर्क दिया था कि अधिनायकवाद की जड़ें विचारहीनता और आलोचनात्मक सोच की कमी में निहित होती हैं।
1.5 अरब लोगों का देश भारत मानवीय कहानियों के खजाने से धड़क रहा है। फिर भी धुरंधर का नया भारत हमारी कल्पना को एक रंगा बनाने के लिए कहता है। इसकी सुनामी जैसी सफलता भारतीय मस्तिष्क के दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बंद होने का संकेत देती है।